गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका बायो क्लास में। आज है क्लास 10 चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस पार्ट 15। इसके पहले के 14 वीडियोस के लिए आप चैनल जरूर चेक करें, आपको मिल जाएंगे। आज के पार्ट में हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। जितने भी मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं जैसे मैन, डॉग, कैट, लायन, फिश, ग्रासहोपर, जितने भी मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, इस पार्ट में हमें ये समझना है। तो देखिए, जो भी मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं उनमें जो डाइजेशन है ना, वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स की सहायता से होता है। यानी नंबर ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स कंबाइन करके एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि हमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स में एनसीईआरटी में हमें मेनली ह्यूमन बीइंग का पढ़ना है, तो हम द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की सहायता से मल्टी सेलुलर एनिमल्स में होने वाले न्यूट्रिशन को समझेंगे। मोर और लेस सबका एक जैसा है, तो हम स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन होता है, न्यूट्रिशन जो होता है, वो मेनली एक गट जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। यानी एलिमेंट्री कैनाल एक गट है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जो कि माउथ से शुरू होता है और एनस में जाकर लास्ट होता है। ठीक है, ये जो गट है इसे ही हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के न्यूट्रिशन में जो दो चीजें पार्टिसिपेट करती हैं वो है एलिमेंट्री कैनाल और उनके एसोसिएटेड ग्लैंड। एक तो हो गया एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जिसे हम कहें एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के में डाइजेशन के हेल्प के लिए बहुत सारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, वो ग्लैंड्स भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट हुआ, एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि एक्चुअली में एलिमेंट्री कैनाल क्या है, डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, अ ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आएगा माउथ। ठीक है, माउथ, उसके बाद आएगा ओसोफेगस, यानी इसको हम फूड पाइप कहते हैं। जहां जहां से होकर फूड गुजरेगा ना, वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, यानी एक ट्यूब है, एक गट है। अब इसके अंदर देखिए, डाइजेशन तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। वो एंजाइम्स इनके एसोसिएटेड ग्लैंड्स अपने सिक्रेशंस, अपने एंजाइम्स इस गट में डालेंगे फ्रॉम माउथ टू एनस और डाइजेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम ये समझ रहे थे कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है माउथ। ठीक है, उसके बाद है ओसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, ओसोफेगस। उसके बाद क्या आया, स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद क्या आ गया, फूड कहाँ गया, स्टमक के बाद फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए फूड कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ जा रहा है, रेक्टम में और देन एनस में। ये जो जितने भी पार्ट हुए वो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। कौन कौन से हुए, फिर से रिपीट करते हैं। माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस। यही पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के। अब बात हो गई एसोसिएटेड ग्लैंड्स की। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो हेल्प करते हैं, तो आपको देखिए माउथ के पास एक सैलिवरी ग्लैंड है, ये ग्लैंड हो गया। दूसरा हो गया ये लीवर, स्टमक के आसपास है लेकिन ये अपने सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है, ये लीवर। एंड देन ये पैंक्रियाज, एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर स्टमक के पैरेलल में लगा होता है, इसको कहते हैं पैंक्रियाज। ठीक है, क्लियर है। एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स form the human digestive system. Alimentary canals, what are the parts in alimentary canal? The various parts of alimentary canal are mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and then anus. And the three associated glands are salivary gland, liver and then pancreas. ये आपके पार्ट्स हो गए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, अब हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे कैसे फूड अलग अलग पार्ट से पार हो रहा है, कैसे डाइजेशन हो रहा है, कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्योंकि न्यूट्रिशन केवल डाइजेशन नहीं है, न्यूट्रिशन का मतलब है फूड को लिया, इस फॉर्म में चेंज किया कि डाइजेशन हो पाए, मतलब और उसको एब्जॉर्ब भी करे और एनर्जी रिलीज करे, है ना। उस एनर्जी को अलग हम उसको यूज कर सके, इस फॉर्म में लाना,
ये प्रोसेस पूरा न्यूट्रिशन कहलाता है, यानी कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही न्यूट्रिशन में आएंगे। तुम स्टार्ट करते हैं। देखिए, माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ यानी उसको बकल कैविटी भी कहते हैं। ये माउथ में सबसे पहले इंजेशन होता है। इंजेशन हमने पढ़ा है ना, फूड को बॉडी के अंदर ले जाना ही इंजेशन है। तो इंजेशन ह्यूमन बॉडी में फूड का इंजेशन माउथ की सहायता से होगा, और माउथ के अंदर जैसे ही फूड जाएगा ना, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ना। यानी अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है ये भी क्लियर हो जाएगा। जैसे ही माउथ में फूड गया, तो माउथ में हेल्प करने के लिए बहुत सारे टीथ हैं, है ना, टीथ जो कि एकदम तैयार रहते हैं कि कोई भी आओ, मैं तो फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करूंगा। हाँ, केमिकल नहीं कर सकता, लेकिन उसको क्रश करूंगा, बाइट करूंगा, च्यू करूंगा, इस फॉर्म में ला दूंगा कि वो आसानी से बॉडी के अंदर इस हमारे जो गट्स है इनसे पार हो सके। इसमें सबसे पहले हमारे टीथ हुए जो कि फिजिकल डाइजेशन में हेल्प किए, यानी कि आपको फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद इसी माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड, जो हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड में सबसे पहला ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड अपने माउथ में ही सिक्रेशन डालते हैं। इसको हम सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो पहला डाइजेस्टिव एंजाइम फूड पर एक्ट हुआ वो है सैलिवरी एमाइलेज, जिसको हम सलाइवा भी कहते हैं। वो माउथ के अंदर आया और फूड में वो घुलने मिलने लगा, जिससे कि फूड क्या हो जाता है, वाटरी हो जाता है। वाटरी फॉर्म में अंदर से फिर अंदर की तरफ पार होना आसान हो जाता है। तो ये जो है, और साथ ही साथ ये सैलिवरी एमाइलेज जो है वो एक्ट करता है किस पर, स्टार्च पर, है ना। स्टार्च पर एक्ट, जितने भी एंजाइम है ना वो अलग अलग पार्ट पर ही एक्ट करेंगे। जैसे कि हमें जो हम फूड ले रहे हैं, हमको उसमें कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है और फैट को डाइजेस्ट करना है। ये तीन पार्ट हैं जिनका डाइजेशन होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में शुरू हो जाता है। सैलिवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो फूड हमने लिया उसको वाटरी कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म में थोड़ा कर देते हैं, जो कि आसानी से आगे बढ़ सके। अभी भी डाइजेशन एकदम इनकम्प्लीट है, लेकिन इतना हो जाता है कि बॉडी के अंदर वो जा सके, है ना। तो माउथ में क्या है, टीथ है फिजिकल डाइजेशन के लिए, जो कि च्यू करेंगे, मैश करेंगे, कट करेंगे, बाइट करेंगे, है ना। केमिकल डाइजेशन के लिए जो केमिकल सिक्रेट करता है वो है सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा डालता है, जिसमें कि डाइजेशन शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो अब टंग भी हेल्प करता है। जो बकल कैविटी जो कह रहा है ना, माउथ के अंदर जो बकल कैविटी है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। किसका, टीथ का, टंग का और सैलिवरी ग्लैंड का। ये तीनों मिलकर फूड पर एक्ट करते हैं। टंग का काम क्या है, टंग का काम है कि फूड को, देखिएगा आप जब भी महसूस कीजिएगा, टंग फूड को सलाइवा में अच्छे तरीके से मिक्स करना, इधर से उधर माउथ के अंदर ले जाना, ताकि सलाइवा से आसानी से वो मिक्स हो सके। ये टंग का काम है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले माउथ में फूड आया, ठीक है, वो फिजिकल डाइजेशन हुआ, एंड देन सैलिवरी एमाइलेज से थोड़ा वाटरी फॉर्म में हुआ, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हुआ। अब वो वहां से किस फॉर्म में, अब वो कहाँ किसमें पास करेगा, ओसोफेगस में, फूड पाइप, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का। माउथ से जो है वो फूड जो है वो इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ है, उस फॉर्म में, बोलस के फॉर्म में ये पहुंचेगा किसमें, ओसोफेगस यानी फूड पाइप में। और फूड पाइप, अच्छा ये बात भी आपको समझना होगा कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ना, वो पूरा 9 मीटर लंबा है। कैसा लगता है सोचने में ना, 9 मीटर के तो हम नहीं है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर। तो एक्चुअली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यही अकेले 6.5 मीटर है, एकदम कॉइल फॉर्म में रहता है। तो ये जो तो कॉइल फॉर्म में है 6.5 मीटर है, बाकी सब रिमेनिंग आप माइनस कर लीजिए, वो सब एलिमेंट्री कैनाल में होगा। ये जो ट्यूब है ना, इससे अब फूड पाइप, ओसोफेगस यानी फूड पाइप से फूड जाएगा। अब इसको कहाँ तक जाना है, ये फूड पाइप जो है वो माउथ के फूड को कहाँ तक लेके जाएगा, स्टमक तक लेके जाएगा। यानी फूड पाइप का काम है कि माउथ में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ है उसका, उसको स्टमक तक पहुंचाने का काम किसका है, फूड पाइप का, है ना। फूड पाइप कैसे पहुंचाएगा, तो इनके मसल्स में एक मूवमेंट होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाएगा एग्जाम में।
पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट क्या है और ये कहाँ होता है, इसका क्या काम है। तो फूड पाइप के मसल्स में ही पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट होता है, वो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के द्वारा फूड को पास करता है माउथ से स्टमक तक। तो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट के की सहायता से फूड माउथ से स्टमक तक जाता है। लेकिन जब आप वोमिटिंग करते हैं, मान लीजिए कि डाइजेशन कभी कभी होता नहीं है, आप डाइजेशन बहुत मुश्किल हो गया, आपने कुछ ऐसा खा लिया या शरीर वीक होता है, जब डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा तो वोमिटिंग हो जाती है। जो वोमिटिंग होता है ना, तो वो एंटी पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट होता है, उल्टा हो जाता है, स्टमक से फूड बाहर निकाल देता है माउथ से फूड को, है ना। लेकिन जनरली नॉर्मल केस में पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट से फूड जो है वो माउथ की सहायता माउथ से स्टमक तक जाता है। लेकिन वोमिटिंग के केस में एंटी पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट होता है, जिससे कि स्टमक से फूड माउथ की सहायता से बाहर निकलता है। तो जो फूड हमारा, अभी डाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो फूड हमारा माउथ में था, जिस पर एक्ट हुआ सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा, माउथ के टीथ, टंग, सब ने एक्ट, जो भी फॉर्म बना, इनकम्प्लीट डाइजेशन है, वो फूड पाइप की सहायता से, जिसे हम ओसोफेगस भी कहते हैं, स्टमक तक पहुंचता है। ठीक है। अब स्टमक में जो फूड है ना, वो 3 घंटे तक रहता है। अगर आप पेट भर के खा लेते हैं ना, तो 3 घंटे तक तो भूख आपको लगने वाली नहीं, क्योंकि उस समय तक स्टमक जो है वो अपना काम करते रहेगा। जब स्टमक से जब आगे जाएगा ना फूड, तब फिर आपको फील होगा कि हाँ, जब कंप्लीट वैकेट हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तब लगेगा कि हाँ थोड़ा भूख लग रहा है। तो 3 घंटे तो समझ लीजिए कि ये 3 घंटे आसानी से स्टमक पर एक्ट होता है फूड। अब जब स्टमक पर फूड आया तो क्या हुआ, ठीक है, अब हमको ये देखना है। स्टमक में जब फूड आया तो स्टमक का जो इनर लाइनिंग है, ठीक है ना, ये भी सिक्रेशन देता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। जो जूस सिक्रेट होता है, निकलता है स्टमक के इनर वॉल से, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है। जो जूस स्टमक के इनर लाइनिंग से सिक्रेट होता है और फूड पे एक्ट होता है, ये मान लीजिए फूड है, इस फूड पे एक्ट होता है, वो जूस कहलाता है गैस्ट्रिक जूस, है ना। क्या कहलाता है? गैस्ट्रिक जूस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको एकदम ध्यान में रखना है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है और उनका क्या काम है। गैस्ट्रिक जूस सबसे पहले समझिए कहाँ सिक्रेट होता है, स्टमक के इनर लाइनिंग से, ठीक है, फूड पे एक्ट करता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज होता है, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। याद रखना है आपको, HCl, म्यूकस और पेप्सिन, ये 3 चीज, पेप्सिन एंजाइम, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये चीज सीक्रेट होता है कहाँ से? गैस्ट्रिक जूस से, स्टमक के इनर लाइनिंग से। HCl का क्या काम है, पहले ये देखिए। देखिए, HCl एसिडिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये मीडियम को एसिडिक बनाएगा। सैलिवरी एमाइलेज बेसिक था, अल्कलाइन था, तो फूड हमारा क्या है अभी? अल्कलाइन है। लेकिन स्टमक में आके मीडियम को एसिडिक बनाने का काम HCl करता है। HCl मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। ये जो पेप्सिन एंजाइम गैस्ट्रिक जूस से निकलता है ना, वो केवल एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट होगा, बेसिक मीडियम में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो अब प्रोटीन के डाइजेशन में पेप्सिन हेल्प करता है, सैलिवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में हेल्प करता है, वैसे गैस्ट्रिक जूस का पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लेकिन ये प्रोटीन को तभी डाइजेस्ट कर पाएगा जब मीडियम एसिडिक होगा, और फूड तो आ रहा है बेसिक मीडियम से, सैलिवरी एमाइलेज अल्कलाइन है, तो यहाँ पर मीडियम एसिडिक होना चाहिए ताकि प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन कर सके। तो ये काम किसका है? HCl का। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक द मीडियम एसिडिक सो दैट पेप्सिन कैन एक्ट ऑन प्रोटीन। क्लियर है? सबसे पहला काम कि HCl मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट होगा, और ये काम कौन करता है? HCl, क्योंकि फूड तो हमारा बेसिक होकर आ रहा है सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा। HCl एक और काम करता है कि जो भी बाहर का फूड है उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन सबको स्टमक में किल करने का काम भी HCl का ही है। यानी HCl का 2 काम है, पहला मीडियम को एसिडिक बनाना ताकि पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट हो सके और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। दूसरा, जो भी फूड हम बाहर से ले रहे हैं उसमें जितने भी जर्म्स यानी बैक्टीरिया हैं उनको वो किल कर सके। ठीक है। अब चूंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन का काम समझ गए,
पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन इसके लिए इसको मीडियम एसिडिक होना चाहिए। तो मीडियम को एसिडिक कौन करता है, HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल भी करता है जो कि फूड में बाहर से आए हुए हैं। अब चूंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड है, ये अपने इनर वॉल को भी डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये स्टमक का इनर वॉल म्यूकस को सिक्रेट करता है, चिपचिपा सब्सटेंस, जो कि स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, इरोजन उसमें ना हो, अल्सर ना हो। किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होने वाले नुकसान से बचाता है कौन, म्यूकस। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हुआ, कहां से, स्टमक के इनर लाइनिंग से। गैस्ट्रिक जूस में कितने पार्ट हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl का क्या काम है, मीडियम को एसिडिक करना ताकि पेप्सिन प्रोटीन पे डाइजेशन कर सके, साथ ही साथ फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करना। म्यूकस का क्या काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होने वाले स्टमक के इनर लाइनिंग में जो इरोजन है, नुकसान है, उनकी भरपाई करना, यानी प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम इरोजन। अगर नहीं हुआ तो अल्सर हो जाएगा HCl से, तो ये म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक के इनर वॉल को। और पेप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी ये 3 गैस्ट्रिक जूस हैं जो कि स्टमक में काम करते हैं और 3 घंटा इसको लग जाता है इस काम के लिए। अब यहाँ से फूड आगे बढ़ता है इस फॉर्म में। अभी भी कंप्लीट डाइजेशन ना कार्बोहाइड्रेट का हुआ है ना प्रोटीन का हुआ है, लेकिन एक्ट हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट का माउथ में हो गया है और प्रोटीन का स्टमक में। अब ये आगे बढ़ेगा तो पहुंच रहा है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि 6.5 मीटर, जैसा कि बताएं, चूंकि पूरा 9 मीटर में 6.5 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन है, हाईली क्वाइल्ड है, एकदम उलझा हुआ, एक साथ लगा हुआ। इसको इतना लंबा होने के बावजूद भी स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नैरो है और ये करीब 1.5 मीटर ये होगा अप्रोक्सीमेटली। लार्ज इंटेस्टाइन ये छोटा है लेकिन ये वाइड होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है। डाइजेशन कंप्लीट होने के लिए इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे हेल्पर्स हैं। ये दो जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स जिसको शुरू में हम लोग बात करे थे, लीवर और पैंक्रियाज, ये अपने सिक्रेशन इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं। स्टमक से आए हुए फूड पर एक्ट करने के लिए दोनों जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के डक्ट पे अपना सिक्रेशंस डालते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में, ठीक है। लीवर, देखिए लीवर जो है ये बाइल को सिक्रेट करता है, BILE, बाइल, ये बाइल। और ये बाइल जो है वो अगेन बेसिक होता है। यहाँ पर फूड क्या था, बेसिक, यहाँ पर क्या था, एसिडिक। लेकिन अब बाइल को काम करने के लिए फिर से क्या चाहिए, बाइल फिर क्या कर देगा, मीडियम को फिर से बेसिक करेगा। क्यों करेगा, आगे पढ़ेंगे। लीवर बाइल सिक्रेट करता है। बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहते हैं और बाइल डक्ट के सहायता से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। बाइल का क्या काम है, देखिए बाइल जो है वो मेनली, हाँ, लीवर जो सिक्रेट करता है बाइल, इसका काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब यहाँ पर आएगा ना, फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखा, प्रोटीन का। अब यहाँ पर लीवर का जो बाइल है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी फैट्स को और स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज करता है, यानी फैट के डाइजेशन में बाइल हेल्प करता है। और मीडियम को क्या बनाता है, बेसिक। बेसिक इसलिए क्योंकि पैंक्रियाज जो जूस निकालेगा ना, पैंक्रियाटिक जूस, अब उसको बेसिक मीडियम चाहिए तभी वो काम करेगा। तो इसलिए बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी फैट को डाइजेशन में हेल्प करना, फैट के डाइजेशन में हेल्प करना और मीडियम को बेसिक बनाना ताकि पैंक्रियाटिक जूस जो है वो काम कर सके। अब है पैंक्रियाज। अब देखिए पैंक्रियाज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसमें कि 3 सिक्रेशंस हैं इसके। एक पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो कि किसको डाइजेशन में हेल्प करेगा, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट पर। ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन में एक्ट करता है, ठीक है। और लिपेज यानी ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, जो फैट जो छोटे छोटे टुकड़े में बट गया, अब उसको फिर से डाइजेशन कौन करेगा, लिपेज।
ध्यान से सुनिए, पैंक्रियाज के जो पैंक्रियाज में 3 तरह के सिक्रेशंस होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में 3 सिक्रेशंस हुए, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, ट्रिप्सिन अगेन प्रोटीन का और लिपेज फैट का। ठीक है, ये सारे, इसके अलावा इतने सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई। क्यों? क्योंकि फूड को डाइजेशन करना है, फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट करना है। लेकिन इसके साथ ही ये जो बहुत सारे और भी सिक्रेशंस हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल से निकलते हैं, है ना। इंटेस्टिनल जूस जिसको हम कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल से भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो कि डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं। डाइजेशन को कंप्लीट करने का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो गया, प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज हो गया और लिवर फैट किस में चेंज हो गया? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। यानी कि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब शुरू किया होगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एब्जॉर्प्शन भी पढ़ेंगे और इसको फिर से रिवाइज करेंगे। ध्यान रखिएगा, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। फिर आ गया पैंक्रियाज, जो 2 कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो आपको याद रखना है। स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सी चीजें हैं और पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन सी चीजें हैं। तीनों में 3-3 है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को एक्ट करेगा, लिपेज फैट को और पैंक्रियाटिक एमाइलेज किस पर? स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।